गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लाइफ। हम पढ़ रहे थे भारत की खोज और उसमें चैप्टर 3 चल रहा था। इसके पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, और उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा टॉपिक है आर्यों का आना। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और आर्यों का आना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां पे बात करते हैं आज दूसरा टॉपिक। और ये टॉपिक तो दिया है आर्यों का आना, लेकिन इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में बताया जाएगा, किस तरह उस सभ्यता का पतन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहां से आए थे, इसका हमें अभी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। इसका क्या मतलब है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जो सभ्यता में निवास करते थे, ये कौन थे? क्या उनका उत्पत्ति यहाँ हुआ था या फिर ये कोई बाहरी लोग थे जो यहाँ पर आकर बस गए? इसका मैं कोई पता नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जिस तरह यदि हम अंग्रेज की बात करते हैं तो अंग्रेज यहाँ के नहीं थे, वो दूसरे जगह से आए थे, यहाँ पे शासन कर रहे थे। और उसके पहले अगर मुगल साम्राज्य की बात करें तो वे लोग भी यहाँ के नहीं थे, वे भी बाहर से आए थे। तो उसी तरह से अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की बात करें कि क्या ये लोग यहीं के मूल निवासी थे, इनकी उत्पत्ति यहीं हुई थी, इस बात का प्रमाण नहीं मिला है हमें। लेकिन ये संभावना है कि ये इनकी जो संस्कृति थी वे इसी देश की संस्कृति है। इसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती है। एक चीज ये जानना जरूरी है, जैसे ये भारत यहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। नॉर्थ वेस्टर्न में, ये अफगानिस्तान, ये पंजाब वाले क्षेत्र में। लेकिन ये जो लोग थे यहाँ रह रहे थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उसी तरह की समानता दक्षिण भारत के द्रविड़ों में भी देखा जा सकता था। जो दक्षिण भारत में जो द्रविड़ लोग रह रहे थे, इनमें भी देखा जा रहा था। तो इससे क्या पता चलता है कि ये लोग एक जगह नहीं थे बल्कि दूसरे जगह भी थे। इनकी उत्पत्ति इनकी यहीं रही होगी, यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा अनुमान है, ये प्रमाणित नहीं है। तो वही यह कहा जा रहा है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि इन लोगों और दक्षिण भारत की जो द्रविड़ जातियां और उनकी संस्कृति के बीच में कोई अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। बहुत ज्यादा समानताएं हैं इन लोगों के बीच में। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत की ही निवासी मान सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करते तो ये काफी पुरानी बातें हैं। अगर हम ये मान भी ले कि ये कुछ जो लोग थे ये भारत में आए थे, तो ये मोहनजोदड़ो की जो घटना है उससे बहुत पहले आए थे, यानी बहुत पहले समय से रह रहे थे। तो इसीलिए हम व्यवहारिक तौर पे यदि हम माने तो ये भारत के ही निवासी थे। ठीक है, व्यवहारिक तौर पे हम ये मानने की बात है, इसका प्रमाण नहीं है, तो व्यवहारिक तौर पे हम मानते हैं कि ये भारत के निवासी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। अब बात यहाँ पे आती है कि जिस सभ्यता को बनने में हजारों वर्ष लग गए, जिसका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था, उस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। सभी में मतभेद चलता रहता है, नई नई खोजें होती हैं, नई नई अवशेष मिलते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि उसका जो पतन है कुछ ऐसे अकस्मात दुर्घटना से हुआ जिसका कोई व्याख्या नहीं है। मतलब अगर कोई कहता है कि दुर्घटना से सभ्यता का अंत हुआ,
तो कैसे, अगर सवाल आता है कैसे, तो कोई जवाब नहीं है उसका। ये केवल एक अनुमान का चीज है कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये दुर्घटना हुई होगी और लोग समाप्त हो गए होंगे। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। तो यहाँ पे एक ही लाइन में ये बात कही जा रही है कि अगर ये इसका कारण है कि बाढ़ हो सकता है, कि बाढ़ आया हो, क्योंकि जो सिंधु नदी है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अक्सर उसमें पानी का स्तर बढ़ते जाता है और बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है, और जो ही बाढ़ आती है वहां से नगर और गांव को बहा ले जाती है। तो इससे ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी संभावना है वो है बाढ़। अगर दुर्घटना से नहीं होगी तो बाढ़ से हुई होगी। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। तीसरी बात यह सामने निकल कर आती है कि मौसम में परिवर्तन आया होगा, कि मौसम बहुत ही शुष्क हुआ होगा, धीरे धीरे वहाँ के जमीनों का डिजर्टिफिकेशन हो गया होगा, वो रेगिस्तान बनने लगा होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि न तो इस सभ्यता के बारे में, ये जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में न तो इसकी उत्पत्ति, यहाँ के लोग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में पता है, और ना ही इसका पतन किस तरह हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी, प्रामाणिक जानकारी नहीं है। ये सभी जितने भी अवशेष मिले हैं उसके आधार पे ये सभी इंटरप्रिटेशन निकाला गया है। तो इसमें तो एक सवाल बनना ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंधित जो भी कारण है उनकी व्याख्या करें। तो आप ये बता सकते हैं। तो फ्लो चार्ट इसका तो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इस तरह बनाकर लिख सकते हैं कि पतन के कारण जो भी विद्वानों ने दिया है अपने साक्ष्य के आधार पर, तो वो लिखना है। तो पहला कारण क्या है कि दुर्घटना हुई होगी, दूसरा बाढ़ आया होगा, तीसरा सूखा पड़ा होगा। तो ये 3 कारण अभी तक। तो रेगिस्तान की हम बात कर रहे थे कि मौसमी परिवर्तन आया होगा, तो धीरे धीरे जमीन सूखती गई होगी और खेत रेगिस्तान में तब्दील हो गया होगा। एक तो लोगों का जो कृषि है, कृषि नहीं हो पा रहा होगा सही से, लोगों को खाना सही से नहीं मिल रहा होगा। अगर इस तरह का सिचुएशन रहा होगा तो एक कल्पना है। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। तो एक बात तो ये आती है कि अगर किसी सभ्यता का पतन होता है तो एक साथ पतन नहीं होता है। कुछ लोग, अगर बाढ़ भी आता है या कुछ भी होता है तो सभी लोग एक साथ समाप्त नहीं होंगे, कुछ लोग बच भी जाएंगे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते रहेंगे। तो मोहनजोदड़ो के जो खंडहर मिले हैं उससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि ये जो डिजर्टिफिकेशन का बात है, जो बालू है वो यानी कि तह के ऊपर तह इस तरह से जमा हुआ था। और आगे के जो भी लोग आए, जो भी लोग बच गए थे, वो जब घर बनाने लगे तो मजबूरी होकर वो क्या करने पड़े, उन्हें उसी के ऊपर घर बनाना पड़ा और धीरे धीरे ये शहर ऊंचाई पर बनने लगा। जैसे अगर पहले से कोई शहर है, पहले से कोई बसा हुआ है, तो उसका जब विनाश हुआ, उसका जब पतन हुआ, तो आगे भी जो लोग आए तो वो भी यहाँ पर रहना शुरू कर दिए। जब वो भी ढह गया था, फिर ऊपर से फिर दूसरा मकान बनेगा। तो इस तरह करते करते तो ये जो सिलसिला जारी रहता है, तो धीरे धीरे देखा गया है कि मकान जो है वो धीरे धीरे ऊंचाई पर बनने लगे। तो ये मोहनजोदड़ो खंडहर से इस बात का पता चलता है। खुदाई से निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि 2-3 मंजिले थे, खुदाई से ऐसा पता चलता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो तह की बात हम कर रहे हैं उसी तरह का ये सिचुएशन रहा हो। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी
दीवारें भी ऊंची उठती गई। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। अब जो हम बात की सूखा के बारे में, तो हम ये जानते हैं कि सिंध का जो सूबा है, यानी सिंध का जो प्रदेश है, जो क्षेत्र है, वो पुराने समय में बहुत उपजाऊ था, लेकिन मध्य युग में आते आते ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। तो इससे क्या पता चलता है कि बाद में सिंध का जो प्रदेश है वहां पे रेगिस्तान बनने लगा, डिजर्टिफिकेशन होने लगा उसका। तो इसे ही प्रमाण इस बात से भी कुछ पता चलता है कि हाँ, सूखा पड़ा होगा। इसीलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। यानी कि ऐसा मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने, क्योंकि ये जो सिंध मध्यकाल में रेगिस्तान बन गया, उससे पहले क्या था, बहुत ही उपजाऊ था, फ्लरिश हो रहा था। तो उसी तरह से यह अनुमान लगाया जाता है कि मौसमी परिवर्तनों ने क्या किया, इन इलाकों के निवासियों को और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया होगा। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। लेकिन चूंकि हम ये जानते हैं कि ये सभ्यता बहुत ही विशाल थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी, इसे बनने में हजारों वर्ष लग गए, तो जब मौसम परिवर्तन आया होगा तो हर जगह सेम होगा। ये जो मौसम परिवर्तन है, ये तो कुछ ही भागों पर रहा होगा, पूरे भाग पर रहा नहीं होगा कि पूरी सभ्यता ही समाप्त हो जाए। हमारे पास इस बात का विश्वास करने के कारण तो है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन की बात यहाँ आ गई कि अब तक हम ये बोल रहे हैं कि ये जो सभ्यता थी ये बहुत बड़ी सभ्यता थी, बहुत ही फ्लरिश्ड थी। तो इस बात पे विश्वास करने के लिए हमारे पास कारण है कि क्यों थी, कि कहाँ तक ये फैली हुई थी। लेकिन हमारे पास उतने सफिशिएंट डेटा नहीं है जिससे कि हम इस बात पर विश्वास कर लें, इस बात का निर्णय ले लें कि हाँ, ये सभ्यता काफी बड़ी थी, काफी फैली हुई थी। क्योंकि अगर जिस तरह से यहाँ पे बात हो रहा है कि सूखा पड़ने के बाद, तो कहा जा रहा है कि कुछ छोटे हिस्से पर पड़ा होगा, पूरी सभ्यता पे पड़ा नहीं होगा। और हम तो ये कह रहे हैं कि जो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता है ये बहुत विशाल था, बहुत दूरी पर फैला हुआ था। तो यहीं से एक बात निकलती है कि क्या सचमुच सिंधु घाटी सभ्यता इतना विस्तार में फैला था, इसका विस्तार बहुत ज्यादा था। क्योंकि हमारे पास कुछ कारण है कि हम विश्वास कर ले कि हाँ, इस तरह है, ये विशाल सभ्यता है, लेकिन हमारे पास प्रामाणिक डाटा नहीं है, हमारे पास पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि हम इस बात पर विश्वास कर लें। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते गए और समय के साथ खंड खंड हो गए। यानी अभी हम जिस रेत की बात कर रहे हैं कि इस डिजर्ट के कारण हम रेत की बात कर रहे हैं, तो वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा। अर्थात जैसे हमने बात किया कि मौसमी परिवर्तन आया तो बहुत से इलाके कोलैप्स हो गए, ढह गए। तो ढहे तो जो बालू था, बालू में वो रह गए, बालू के पास। फिर से मौसम परिवर्तन आया तो फिर से वो नीचे चले गए, धंसते गए, तो बालू के अंदर वो रह गए। यानी कि जिन इलाकों में मौसमी परिवर्तन आया, जिनमें सूखा पड़ा,
वहाँ के जो भी मकान ढहे वो रेत में समाहित हो गए, वो रेत में ही थे, इसीलिए वो आज तक मौजूद है और आज जो भी खुदाई होती है वो मिलती है। तो वो क्या, वो सुरक्षित रह गए, जिससे कि आज हमें उस समय के बारे में पता चलता है। तो वही कहा जा रहा है कि वह बालू जिसने कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें पूरी तरह से ढक लिया था, उसी ने इन्हें सुरक्षित भी रखा। इन शहरों को, जैसे आज मोहनजोदड़ो हड़प्पा सबकी खुदाई जो हो रही है, और उसमें जो मकान मिल रहे हैं किस तरह मिल रहे हैं, वहां पे बहुत सारे रेत है और रेत के अंदर ही है। जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते गए, लेकिन जहां पे सूखा नहीं पड़ा, जहां पे हो सकता है कहीं बाढ़ आ गया हो या कोई और कारण हो, वहां के प्रमाण हमें नहीं मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अलग अलग शहरों पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग परिवर्तन आए होंगे। कि यहाँ पे तो खैर ये रेत की जो बात है, यहाँ पे सूखा पड़ा होगा, इसके कारण मिट्टी जो है वो रेत बन गई होगी, और रेत के कारण क्या होगा, जो भी शहर कोलैप्स हुआ होगा उसी रेत में मिल गया होगा, और वही शहर, वही जो मकान की जो अवशेष है वो आज हमें मिल रहा है। तो इससे पता चला कि वहां पे सूखा पड़ा होगा। लेकिन जो बाकी जो शहर है, वहां के जो प्राचीन सभ्यता है, उसके प्रमाण धीरे धीरे नष्ट हो गए, वहां पे कुछ मिला नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के काल के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के भी प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और इसके बाद के जो भी इंटरवल है, इसके बाद जो भी समय चला, इसके बीच में निरंतर संबंध रहे। संबंध मतलब कि संस्कृति के संबंध के बारे में बात हो रही, कि यहाँ पे जो भी लोग अपनाते थे, जो भी कार्य करते थे, उसका संबंध बाद के कालखंडों में भी देखे जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस सिलसिले के टूटने के इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं कि ये सिलसिला कभी कभी टूटा भी है। ऐसा नहीं है कि जो इस सभ्यता के लोग करते थे, बाद में जो आने वाले लोग थे उन्होंने भी यही किया, ऐसा कोई बात नहीं है। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। मतलब कि कुछ लोगों ने, कुछ समय तक तो लोगों ने उनकी चीजों को अपनाया, उनकी संस्कृति, उनके हर चीजों को अपनाया। जैसे अभी इस सभ्यता का पतन हुआ, इसके बाद में कुछ सालों तक, कुछ 100-200 सालों तक जो लोग आए होंगे उन्होंने इसका पालन किया होगा, लेकिन धीरे धीरे ये जो है ये टूटती चली गई होगी। और इस टूटने का क्या सूचक है? इस टूटने का ये भी सूचक है कि जो बाद में आने वाली सभ्यता थी वो अलग प्रकार की थी, वो इसको फॉलो नहीं करना चाहती थी, वो दूसरी चीजों को फॉलो करती थी। जैसे अगर कोई परंपरा ऐसी चलती आ रही है, सुपरस्टिशन की बात है, तो पहले बहुत से लोग मानते थे, लेकिन आज जब धीरे धीरे पूरी दुनिया का आधुनिकीकरण हो रहा है, तो बहुत से लोग नहीं मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो हजारों वर्षों से, जो समय समय से चलता आ रहा है, उसको हमारे लिए मानना है, जरूरी है। जैसे जैसे विज्ञान का विकास हो रहा है, विज्ञान प्रगति कर रहा है, उस तरह से हमारे विचार भी बदल रहे हैं, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन भी बदल रहे हैं। उसी तरह से ये भी बात कही गई। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे उससे पहले शब्द लगाया संभवतः, अर्थात ये बात भी प्रमाणित नहीं है कि हाँ ये कृषि ही लोग करते थे, कहीं से पता चला नहीं है। तो इस सभ्यता के शुरू में, बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद में जो सभ्यता आई, उसमें संभवतः कृषि की बहुतायत रही होगी। जबकि इसमें क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, इसमें व्यापार चलता था। व्यापार लोग अलग अलग देशों से व्यापार करते थे, यहाँ के व्यापारी। लेकिन जो बाद में आए
बाद में जो सभ्यता आई उसमें कृषि की बहुतायत का अनुमान लगाया जाता है कि वहां पे कृषि महत्वपूर्ण थी। गो की नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। अब ये बात आती है कि ये जो बाद में जो सभ्यता है वहां पे कृषि की बहुतायत थी, लेकिन हालांकि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी था। ऐसा आम धारणा होता है कि जहाँ पे कृषि हो रही है वहाँ पे गांव वाले क्षेत्र होगा और जहाँ पे व्यापार चल रहा है वहाँ पे शहर वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बात है कि जो बाद वाले सभ्यता के लोग थे वो कृषि तो करते ही थे, साथ में वहाँ पे नगर और शहरी जीवन भी वहाँ पे देखने को मिलता है, शहरी जीवन का भी पता चलता है। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आ रहे थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए होंगे। तो यहाँ पर समझने वाली चीज है। और अभी जो मैंने कहा कि बहुत सारे ट्रेंड चेंज हो गए होंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में चल रही है वो बाद वाले सभ्यता में देखने को न मिले। तो जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार का अधिक महत्व था, उस तरह बाद वाली सभ्यता में कृषि का। तो यहाँ कहा जा रहा है कि खेतिहर पक्ष पर जोर किसने डाला था? किसने कहा यहाँ के लोगों को कि खेती करो? पहले के लोग तो क्या करते थे? व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन यहाँ पे इतने सालों बाद ये जो सभ्यता के लोग आए इन्होंने ही क्या किया होगा? खेती पे जोर दिया होगा कि नहीं अब खेती करना चाहिए, व्यापारी से ज्यादा कृषि अच्छा होता। तो उस पर जोर उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे। अब ये लोग कौन थे? बाद वाले आर्य थे। तो इसी के बारे में ये था आर्टिकल। तो खेती पर जोर किन्होंने दिया? तो आर्य ने दिया होगा, दिया नहीं, दिया होगा, ऐसा अनुमान है। जो कहां से आए थे? उत्तर पश्चिमी दिशा से। ये जो राजस्थान, पंजाब वाले, अफगानिस्तान के क्षेत्र है, वहां से ये आए होंगे और भारत में एक के बाद एक कई बार आए होंगे। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि एक आर्य एक बहुत बड़ा टोली है, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो कि एक साथ में भारत में आ गए। यानी एक के बाद एक थोड़े थोड़े आए होंगे। जिस तरह से अंग्रेज आए तो उस तरह से ये लोग भी धीरे धीरे आए होंगे। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। ऐसी मान्यता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ उसके लगभग 1000 वर्ष बाद आर्यों का प्रवेश हुआ। ठीक है। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हो और भारत में जज्ब होती रही हो। यहाँ भी दो बातें हैं। एक तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो आर्य थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के 1000 वर्ष बाद में आए होंगे, एक पहला अनुमान है। दूसरा कि ये जो 1000 वर्ष का जो अंतराल है ये इतना अंतराल नहीं रहा होगा। अनुमान ये है कि ये लोग समय समय पर कबीले और जातियां समय समय पर यहाँ पे आती रही होंगी, अर्थात ये लोग एक बार में आए नहीं। इस तरह से हम ये नहीं बता सकते कि हाँ ये 1000 बाद में आई। जैसे मैं उदाहरण से समझाता हूं कि शुरुआत में जैसे 50 लोग आए, फिर 100 लोग आए, फिर 150, फिर 100, इस तरह करके आए। तो क्या हम निश्चित दस बता सकते हैं कि ये लोग कब आए एक साथ में? नहीं बता सकते हैं। उसी तरह की स्थिति यहाँ भी है। इसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो आर्य लोग थे ये पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में एक कबीले के रूप में एक टोली बना बनाकर ये लोग आ रहे होंगे और भारत में जज्ब होते रहे होंगे। धीरे धीरे आया, फिर यहाँ पे संस्कृति मिल गया, फिर आया, फिर यहाँ पे मिल गया। इस तरह का सिलसिला चल रहा होगा। ये दूसरा अनुमान है। ठीक है। पहला अनुमान ये है कि उनके आने में 1000 वर्ष का अंतर रहा होगा, ये लोग सभी लोग एक साथ में आ गए होंगे। लेकिन दूसरा अनुमान ये है
कि ये लोग धीरे धीरे आए होंगे और यहाँ पे इस संस्कृति में मिलते जा रहे होंगे। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हम नॉर्थ ईस्ट यहाँ की जो बात करते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न की, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। और साथ ही विद्वानों ने यह भी अनुमान लगाया कि ये जो दक्षिण के जो द्रविड़ है, इनकी समानताएं हैं, बहुत ज़्यादा इनमें समानताएं हैं। अर्थात समझे कि इन्हीं लोग में से कुछ लोग यहाँ पे आके निवास कर रहे हैं। तो जब यहाँ के इलाकों का पतन जब हुआ, यहाँ के लोग जब समाप्त हो गए, तो इनमें से जो कुछ लोग थे, जैसे कि इनकी समानताएं बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ के लोग तो बचे हुए हैं ना, यहाँ के लोग अपना फ्लरिश कर रहे हैं। परिवर्तन तो यहाँ आया, लोगों का पतन यहाँ पे हुआ, लेकिन ये जो द्रविड़ रहने वाले जो लोग हैं वो तो अभी जीवित है, वो पहले की तरह अपना संस्कृति का पालन कर रहे हैं। तो पहला जब समन्वय है, जब आर्य यहाँ पे आए भारत में, तो इन लोगों के बीच में समन्वय हुआ। आर्य जब आए तो उनकी संस्कृति अलग थी, इनकी संस्कृति अलग थी, और ये जो द्रविड़ है इनकी अलग संस्कृति थी। तो दोनों की संस्कृति एक जगह मिल गई, ठीक है, इन दोनों का मेल जोल हो गया, समन्वय हो गया। ये द्रविड़ जो है, द्रविड़, इसको हम ये मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यानी कि उन्हीं का ये वंशज ये रहे होंगे। और ये जो आर्य जो अभी नई संस्कृति के साथ आ रहे हैं, तो इनकी संस्कृति और जो पुराने जो सभ्यता के लोग थे, इन दोनों की संस्कृति के मेल जोल से दोनों का समन्वय हुआ होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो इन दोनों के बीच में एक समन्वय हुआ होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधि किसको माना जा रहा है कि ये जो द्रविड़ लोग हैं, जो दक्षिण भारत में रह रहे हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। एक तरफ से मानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ लोग जो है वो दक्षिण भारत में अभी भी, मतलब उस समय जब आर्य आए थे उस समय भी थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। तब यहाँ पे जो इन दोनों के मेलजोल से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि जो द्रविड़ थे और जो आर्य थे, इन दोनों की संस्कृति अलग अलग, इन दोनों का जब एक साथ में जब समन्वय हुआ, जब मेलजोल हुआ, तो एक नई संस्कृति, एक भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का विकास किस तरह से हुआ, और वो एक बुनियादी भारतीय संस्कृति है। अब यहीं से भारत की एक नींव बोल सकते हैं कि पड़ी, भारतीय संस्कृति की जो नींव है वो यहीं पर देखी जा सकती है। और इनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें किसी का ज़्यादा अधिक नहीं है, दोनों के तत्व मिलते हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के भी और आर्यों के भी। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यही घुल मिल गई। और बाद में भी जो और युग हुए, उसमें बहुत सी जातियां अलग अलग से आई और इसमें घुलती मिलती गई। यानी कि अब संस्कृति का कोई और प्रभाव देखने को नहीं मिला। यहाँ पे जो नींव तैयार हुई, नींव किसके मेलजोल से, तो ये प्रश्न में ये सब पूछा जा सकता है। तो जो आर्य आए थे अपनी नई संस्कृति के साथ, और जो द्रविड़ थे उनका जो संस्कृति, दोनों के मेलजोल से एक भारतीय संस्कृति की नींव पड़ी। और उसके बाद में वही संस्कृति चलती गई, और जो भी जातियां और जो भी लोग आए वो इसी में घुलते मिलते गए, उन्होंने इसे प्रभावित नहीं किया। और अब तक हम यही तो पढ़ते आए हैं कि संस्कृति में जो भी आता है वो इसी में मिलते जुलते रहता है, मतलब इसी में मिल खुल जाता है, प्रभावित नहीं कर पाता है।
तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको। और जहाँ तक फ्लो चार्ट की बात है तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जिसको अलग से बताया जाए। इसके पतन के बारे में है तो 3-4 पॉइंट है तो आप बना भी सकते हैं। और एक और चीज़ इसमें ये समझने वाली चीज़ है, आपको अगर प्रश्न आता है पैराग्राफ में लिखने के लिए तो आप उससे भी लिख सकते हैं। और फैक्ट की बात करें तो फैक्ट उसमें ज़्यादा नहीं है, 4-5 ऐसे फैक्ट है, और वो भी जो फैक्ट है वो अनुमानित फैक्ट है, तो आपको भी उसी तरह से लिखना है। तो आप खुद से भी कुछ प्रश्न बना सकते हैं। और वैसे तो अगले वीडियो में मैं आपको फ्लो चार्ट इसका बताऊंगा ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।